हेलो फ्रेंड्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। तो आज हम पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब का बनना। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना देखेंगे। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में जब वस्तु प्रत्येक स्थिति में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वक्रता केंद्र C पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और देखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और लास्ट है, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो सबसे पहले इसकी 6 स्थितियां हैं। तो हम बारी बारी से सभी का देखेंगे कि जब वस्तु प्रत्येक स्थिति में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। बहुत से फ्रेंड हैं जो इसको रट लेते हैं, परंतु समझने पर ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा बेटर रहता है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, और जब वस्तु फोकस पर होती है और फोकस और ध्रुव के बीच में होती है। तो हम नंबर 1 देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये क्या है? ध्रुव P। ये मुख्य फोकस F। ये वक्रता केंद्र C। तो हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है, ये अनंत है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कैसा बनता है, कितनी दूर पर बनता है और किस आकार का बनता है। जब वस्तु अनंत पर होती है तो सबसे पहला नियम हमने पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम था वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तीसरा नियम था मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो वस्तु अनंत पर है तो प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में चलेंगी। तो हम तीसरा नियम का पहले उपयोग करेंगे। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। एक सीधी रेखा नहीं खींच सकते। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर काट रही हैं। हमने पढ़ा कि जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात दो किरणों का होना आवश्यक है। जब दो किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं तो वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। और जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, सामने बनेगा तो वास्तविक बनेगा, ऊपर बनेगा। देखिए जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं
तो प्रतिबिंब यहाँ पर आप खड़े हैं, तो आपका प्रतिबिंब शीशे में यहाँ पर बनता है। जब ऊपर बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, नहीं सीधा प्रतिबिंब होता है, और दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है। जब नीचे बनेगा, ये नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, परंतु अगर दर्पण के सामने रहेगा तो वास्तविक रहेगा और पीछे रहेगा तो आभासी रहेगा। तो कैसे बना है, आप सबको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे पहला कि वस्तु से छोटा है और उल्टा है, वास्तविक है और मुख्य फोकस पर है। तो हम इसको विस्तार में लिखेंगे, आप सब लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वास्तविक उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, छोटा क्या अत्यंत छोटा होगा, बहुत ज्यादा छोटा, क्योंकि वस्तु अनंत पर है और यहाँ ही पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, और कहां पर बना है, मुख्य फोकस पर, फोकस पर। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण के सामने है तो वास्तविक, नीचे है तो उल्टा, वस्तु से छोटा, बहुत छोटा, और कहां पर है, फोकस पर। दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होती है, जब वस्तु अनंत और सी के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां पर बनता है और कैसा बनता है। तो ये अवतल दर्पण लेंगे, ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने पहला नियम पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात कहां से जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, अवतल दर्पण में जाती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो हम लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। दर्पण के सामने है तो वास्तविक, वास्तविक, उल्टा कैसा है,
उल्टा, जब इसके मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा प्रतिबिंब, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा, ऊपर बनेगा तो सीधा बनेगा। तो कहाँ नीचे बना है तो उल्टा, और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा है, और कहां पर बना है सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा और वक्रता केंद्र सी और फोकस, मुख्य फोकस एफ के बीच में बनता है। समझ में आया? ना समझ में आए तो पैसा वापिस। अब तीसरी स्थिति देखेंगे, पहले पैसा जमा करोगे तो ना। तो हम तीसरी स्थिति में देखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है, जब वस्तु सी पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो ये मुख्य अक्ष, ये दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। तो हम क्या पढ़ेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो हम पहले प्रतिबिंब बनाने का अपना नियम लगाएंगे। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। कैसे? वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें उसी मार्ग पर लौट जाती हैं। और यहाँ पर हम लगाएंगे कि मुख्य फोकस से होकर, यहाँ पर वक्रता केंद्र से कहाँ से डालेंगे? वक्रता केंद्र पर ही है तो वक्रता केंद्र से नहीं डालेंगे, और हम अपना दूसरा नियम लगाएंगे। हमारे पास 3 नियम है, अगर दूसरा ना काम करे तो तीसरा लगाएंगे, तीसरा ना काम करे तो दूसरा लगाएंगे। प्रकाश के प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम में से किसी भी 2 नियम का उपयोग करके प्रतिबिंब बनाएंगे। तो हमारा दूसरा नियम है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कभी एक सीधी लाइन नहीं खींच सकते। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो साफ दिख रहा है? तो दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर काट रही हैं? यहाँ पर। अभी सीधी लाइन बनी है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यहाँ पर वक्रता केंद्र से नहीं जा सकेंगी, कहाँ से डालेंगे? नहीं डाल पाएंगे। तो हम तीसरा नियम का उपयोग करेंगे। तो कहाँ पर काट रही हैं? यहाँ पर। यहाँ पर बन गया। तो जब आप यहाँ पर खड़े थे
तो उसी पर प्रतिबिंब, जब आप शीशा के सामने खड़े होते हैं तो आपका प्रतिबिंब उतने ही साइज का बनता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है, क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के सामने है तो वास्तविक, कैसे बनेगा? वास्तविक। दूसरा, उल्टा, नीचे रहेगा मुख्य अक्ष के तो उल्टा, ऊपर रहेगा तो सीधा, तो कैसे बना है? उल्टा। नंबर 3, वस्तु के बराबर, जहां पर वस्तु है उतने ही दूर पर बना है और तो वस्तु के बराबर है, वस्तु के बराबर। नंबर 4, कहां पर बना है? कहां पर दिखाई दे रहा है? वक्रता केंद्र सी पर। कहां पर? सी पर। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, दर्पण के सामने वास्तविक, नीचे उल्टा, और वक्रता केंद्र सी पर ही है तो वस्तु के बराबर, और सी पर तो है ही तो वस्तु के बराबर सी पर बनता है। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु सी पर होती है, वक्रता केंद्र सी पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर और वक्रता केंद्र सी पर बनता है। और चौथा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में होती है। जब वस्तु सी और एफ, मतलब जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी, मतलब मुख्य फोकस एफ पर, दोनों के बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये है मुख्य अक्ष, दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C। समान दूरी पर ही बनाएंगे क्योंकि वक्रता केंद्र फोकस दूरी की दोगुनी होती है। फोकस दूरी वक्रता केंद्र की आधी होती है, वक्रता केंद्र फोकस की दुगनी। जितना ये रहेगा उतना ही ये दूरी भी रहेगी। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में कहीं भी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो हम पहला नियम क्या लगाएंगे? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो क्या देखा हमने? यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जा रही हैं। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो दोनों प्रकाश की किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर हमारा इस चित्र का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसके मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? नंबर 1, वास्तविक। नंबर 2, उल्टा।
नंबर 3 वस्तु से बड़ा बनेगा, दूर बन रहा है तो बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में बनता है, अनंत और C के बीच बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में बनता है। ठीक, और ये हमारा चौथा था। अब पांचवा देखेंगे। आप लोगों को कुछ आभास हो रहा होगा कि जब हम वस्तु अनंत पर थी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में आई तो वक्रता केंद्र C और फोकस के बीच में बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर थी तो वक्रता केंद्र पर ही बना, और जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो यहाँ पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। अब हम देखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम अनंत से दर्पण के पास जा रहे हैं, दर्पण के पास जा रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब वैसे वैसे दर्पण से दूर बनता जा रहा है। ठीक, तो ऐसे ही लोग रट लेते हैं। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस F पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पर बीच में क्या था, ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, यहाँ पर कहीं अनंत है। तो हम देखेंगे कि जब वस्तु फोकस मुख्य फोकस, फोकस मुख्य फोकस, जब वस्तु मुख्य फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो हमने देखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात, दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी, इसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। जब वस्तु, आपको कुछ प्रतीत हो रहा होगा, जब वस्तुएं सबसे पहले देखे थे जब वस्तु अनंत पर थी तो समांतर किरणें चलकर आई थी, समांतर किरणें चलकर आई थी तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बना था। अब हम देख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस पर है, जब वस्तु फोकस पर है तो उसकी परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर जा रही हैं, समांतर जा रही हैं। कैसी समांतर, तो कहां पर उसका प्रतिबिंब जाएगा, अनंत पर। अनंत पर तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस पर थी, जब वस्तु फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जब अनंत पर था तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में गए तो फोकस और C के बीच में आ गया था। जब वक्रता केंद्र पर थे तो वक्रता केंद्र पर बन रहा था, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में गए थे
तो फिर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा था। जब हम फोकस पर आए हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब वस्तु फोकस पर होती है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक वास्तविक कैसे है, उल्टा, वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, और कहां पर, अनंत पर। देखिए वास्तविक है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा है, और वस्तु से अनंत बन रहा है तो बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु इतनी छोटी और प्रतिबिंब इतना बड़ा, और कहां पर है, अनंत पर है। तो लास्ट स्थिति है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो यही सबसे अलग है, और सबसे अलग इसका प्रतिबिंब ही बनेगा। जब वस्तु फोकस और ध्रुव P के बीच में बने, क्योंकि जब अनंत पर थी तो फोकस पर बन रहा था, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आई तो फोकस और केंद्र के बीच में बना। जब वस्तु केंद्र पर थी तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा था, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आई तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में चला गया, और जब वस्तु यहाँ पर मुख्य फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। तो लास्ट स्थिति है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्योंकि यह सबसे अलग है, किसी से नहीं मिल रहा, तो इसका प्रतिबिंब सबसे अलग बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये क्या है, ध्रुव, फोकस F, वक्रता केंद्र C। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सबसे पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और वक्रता केंद्र C वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए परावर्तन के पश्चात किरणें इधर तो आ रही हैं, लेकिन दो किरणों का काटना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों किरणें जैसे जैसे दूर जाएंगी एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, तो कहीं पर काटेंगी नहीं, तो हम इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम इनकी कल्पना करेंगे, तो यहाँ पर काटेंगी। जब हम इन किरणों की दर्पण के पीछे कल्पना करेंगे तो यहाँ पर काटेंगी, अन्यथा इधर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, चाहे जितनी दूर लेकर जाएं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण के पीछे चला गया, दर्पण के पीछे तो कैसे बनेगा, सीधा। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है तो आभासी,
आभासी, और मुख्य अक्ष के ऊपर है तो वास्तविक, नहीं आभासी है और मुख्य अक्ष के ऊपर है तो सीधा बनेगा, सीधा। सबसे अलग यही है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और कहां पर, कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो क्या लिखेंगे हम कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। तो हम अगला अब देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा, अभी तक हम अवतल दर्पण द्वारा देख रहे थे, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसमें वस्तु चाहे जहां कहीं भी हो, वस्तु चाहे जहां कहीं भी हो, प्रतिबिंब उसका एक ही स्थान पर बनेगा। उत्तल दर्पण कैसे बनता है, ऐसे इस पर इस प्रकार पालिश करेंगे, पीछे उभरे हुए भाग पर इसका परावर्तन होगा प्रकाश का, तो इसका मुख्य अक्ष यहाँ पर फोकस, एफ, वक्रता केंद्र सी, ये दर्पण का ध्रुव पी। जब वस्तु कहीं भी हो, वस्तु को सदैव दर्पण के सामने रखेंगे, ये तो सभी को पता है, दर्पण के पीछे रखेंगे नहीं, शीशा देखते हैं तो दर्पण के सामने ही देखते हैं, तो वस्तु को हम दर्पण के इधर ही रखेंगे। इस गोले को हम ऐसे काटे थे, इसलिए इसका फोकस और वक्रता केंद्र इधर था, इधर है। तो वस्तु मान लीजिए यहाँ पर कहीं भी है, ये वस्तु है, तो हमने सबसे पहला नियम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में है जाती हैं और यहाँ पर उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस से जाते हुए प्रतीत होती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल दर्पण में जाती हैं, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती हैं। और वक्रता केंद्र सी से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो इधर जाएंगी, ये वाली इधर ऐसे लौट जाएगी, ये वाली इधर ले जाएंगे तो ऐसे चली जाएगी,
ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। ठीक, तो इधर हम मिलाएंगे प्रकाश की किरणों को। यहाँ देखेंगे दर्पण के पीछे यहाँ पर काट रही हैं, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो चाहे जहां पर हम वस्तु को रखेंगे, उत्तल दर्पण में वस्तु को कहीं भी रख दें, वस्तु को कहीं भी रख दें, उसका प्रतिबिंब सदैव यहीं पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। तो क्या लिखेंगे कि जब वस्तु उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चाहे जहां कहीं भी रख दें, चाहे जहां वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, वस्तु से छोटा है, ध्रुव और फोकस के बीच में है, तो कैसा है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, और फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। एफ और पी के बीच। तो क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सदैव तो क्या लिखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। कहां पर, चाहे जहां भी रख दे वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा, वो सदैव यहीं पर बनेगा। कहां पर, फोकस और ध्रुव के बीच में। कैसे है, सीधा है, आभासी है, वस्तु से छोटा है। तो हम अगली हेडिंग बनाएंगे कि दर्पण की पहचान करना। गोली दर्पण या फिर कोई भी दर्पण हो, दर्पण की पहचान करना। दर्पण की पहचान। तो हम दर्पण का दो प्रकार से पहचान कर सकते हैं। दर्पण को दो तरीके से पहचान कर सकते हैं। पहला, स्पर्श करके। और नंबर दो, प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके और प्रतिबिंब देख करके। इससे पहले हम आपको बता दें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, हम कहाँ करते हैं, इसका आप बता दें। इसका हम टार्च, सर्च लाइट और जो शेविंग मशीन होती है, जो नाई दाढ़ी बनाता है या बाल बनाता है, उसको प्रतिबिंब देखने के लिए सामने अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ताकि उसका प्रतिबिंब से चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बने, ताकि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बने। और
जो हम वाहन चलाते हैं, जो हम वाहन चलाते हैं उसके अग्रदीपों में भी हमारी क्या लगा रहता है, अवतल दर्पण लगा रहता है, ताकि उससे प्रकाश अधिक मात्रा में फैले। वाहनों के अग्रदीप में नाई शेविंग करते वक्त शेविंग के लिए कांच, शेविंग के लिए नाई उपयोग करता है इसका। और वाहनों के अग्रदीपों में टार्च, सर्च लाइट, ताकि इसका प्रकाश फैले और हमें अधिक दिखाई दे। और उत्तल दर्पण का उपयोग हम वाहनों के जो बगल बगल दो शीशे लगे रहते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसको चेहरे को देखने के लिए नहीं लगा रहता है, उसको हम पीछे के वाहनों को देखने के लिए लगाते हैं, क्योंकि वो उससे हमें अधिक मात्रा में पीछे का दृश्य दिखाई दे। पश्च दृश्य देखने के लिए वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य देखने के लिए किया जाता है, यही सबसे मुख्य है। और अवतल दर्पण का तो बहुत उपयोग किया जाता है। गले में प्रकाश को डालने के लिए डॉक्टर उपयोग करता है अवतल दर्पण का, ताकि उससे अवतल दर्पण से प्रकाश हमें अंदर तक दिखाए, हमें हमारे शरीर को अधिक सफा दिखाई देता है। सही। और हम यहाँ पर पहुंचे थे दर्पण की पहचान करना। तो हम दर्पण का पहचान दो तरीकों से करते हैं। पहला तो हम स्पर्श करके करेंगे कि ये दर्पण कैसा है, ये दर्पण कैसा है, और दूसरा हम उसमें बने प्रतिबिंब को देख करके पहचान करेंगे। तो स्पर्श करके हम कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले हम एक लकड़ी का समतल गुटका लेंगे, लकड़ी का एक समतल गुटका लेंगे। हमें 3 दर्पण दिए गए हैं, एक समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। हमें 3 दर्पण दिए गए हैं और हमें इसकी पहचान करनी है। तो इसे हम 2 तरीकों से पहचान करते हैं। एक स्पर्श करके, इसको हम स्पर्श करेंगे, और दूसरा इसमें बने प्रतिबिंब को देखकर। हम एक लकड़ी का गुटका लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम एक लकड़ी का गुटका लेंगे, उसके बाद तीनों दर्पणों पर रखेंगे, बारी बारी से तीनों दर्पणों पर रखेंगे। यदि क्या लिखेंगे? हम लकड़ी का एक गुटका लेंगे और तीनों दर्पणों पर बारी बारी से स्पर्श कराएंगे, यानी ऐसे रखेंगे। उसके बाद यदि लकड़ी का गुटका दर्पण पर पूरा पूरा मतलब सेट हो जाता है, दर्पण पर पूरा पूरा बैठ जाता है, तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। और यदि बीच में खाली रह जाता है, किनारों पर ही स्पर्श करता है, यदि लकड़ी का गुटका किनारों पर ही स्पर्श करता है और बीच में रिक्त स्थान रह जाता है, यानी खाली रह जाता है, तो वह हमारा अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण।
और तीसरा, यदि हम लकड़ी के गुटके को दर्पण पर रखें और वह केवल बीच में स्पर्श करे, केवल बीच में स्पर्श करता है और किनारों पर नहीं स्पर्श करता है, तो वह हमारा उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम क्या देखें कि यदि हमारा लकड़ी का गुटका दर्पण पर पूरी तरह से स्पर्श करता है, पूरी तरह से स्पर्श करता है, तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। और यदि केवल किनारों पर ही स्पर्श करता है तो वह हमारा अवतल दर्पण होगा। और यदि केवल बीच में स्पर्श करता है, किनारों पर स्पर्श नहीं करता, तो वह हमारा उत्तल दर्पण होगा। इसको हम विस्तार में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि हम सर्वप्रथम एक लकड़ी के गुटके को लेंगे और बारी बारी से तीनों दर्पणों पर स्पर्श कराएंगे। सर्वप्रथम हम एक लकड़ी का गुटका लेंगे, तीनों दर्पणों पर बारी बारी से स्पर्श कराएंगे। यदि लकड़ी का गुटका दर्पण पर पूरी तरह से स्पर्श करता है तो वह हमारा समतल दर्पण होगा। और यदि केवल किनारों पर ही स्पर्श करता है तो वह हमारा अवतल दर्पण होगा। और यदि केवल बीच में स्पर्श करता है, किनारों पर स्पर्श नहीं करता, तो वह हमारा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, समझ में आया? ना समझ में आया तो पैसा वापिस। तो आज के लिए इतना ही। आगे कल हम देखेंगे कि प्रतिबिंब देखकर दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। प्रतिबिंब देखकर, इसको हम कल देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।